हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के बारे में। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों, तो अपनी प्रमेय है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। ठीक है, ये देखिए, ये प्रमेय आप लोगों को क्या बता रही है, तो ये बोलती है कि जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, ये दोनों परस्पर क्या हो, संयुग्मी हो, तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। बच्चों, आपको इसमें प्रमेय जो है वो ये बता रही है कि P शक्ति जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। शक्ति P जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पर P मैक्सिमम कब होगी, ये आप लोगों को इसमें देखना है। तो P मैक्सिमम तब होगी जब लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर क्या होगी, संयुग्मी होगी। ठीक है, लोड प्रतिबाधा को ZL से लिख देते हैं और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा को किससे लिख देते हैं, Z इक्विवेलेंट से लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा थेवेनिन थ्योरम को। शुरू कर दिया थ्योरम को, इसको थ्योरम है हमारे पास में अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। देखिए, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इसकी। तो सबसे पहले आपके पास में कोई एक जटिल जाल है, उस जटिल जाल को आप एक तुल्य जाल से क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापित कर सकते हो। ये बात आपको कौन बता रही है, थेवेनिन थ्योरम बता रही है। क्या बता रही है कि आपके पास में एक जाल है जिसमें बहुत सारे वोल्टता स्रोत लगे हुए हैं, बहुत सारी प्रतिबाधाएं लगी हुई है। उन सबको आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ एक स्रोत तथा एक आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर सकते हो। ठीक है, एक स्रोत है E, इसे E इक्विवेलेंट से लिख देते हैं। ठीक है, एक प्रतिबाधा है जिससे क्या कर सकते हो आप लोग, इसे प्रतिस्थापित कर सकते हो। श्रेणी क्रम में जुड़ी है, Z इक्विवेलेंट कहिए। ठीक है, Z जो Z इक्विवेलेंट यानी Z तुल्य, E इक्विवेलेंट मतलब E तुल्य। आप क्या कर सकते हो, इसे E वोल्टता स्रोत को प्रतिस्थापित कर सकते हो E तुल्य से या E इक्विवेलेंट से, और प्रतिबाधा को श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा लगी हुई है Z इक्विवेलेंट, इसे प्रतिस्थापित कर सकते हो। ये बात बच्चों आपको थेवेनिन थ्योरम बताती है। इसे हम लोग अधिकतम शक्ति संचरण थ्योरम में काम में ले रहे हैं। कैसे कि एक जटिल जाल है, उसकी जगह सिर्फ अपने क्या बना लिया है, E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट बना लिए। इस तरफ जो रेखीय जाल है जिसकी जगह सिर्फ ये दोनों लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लगा हुआ है लोड की प्रतिबाधा ZL। अब देखिए, आपको अधिकतम शक्ति संचरण थ्योरम क्या बता रही है, ये बता रही है कि शक्ति का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। कब होगा, जब Z और E इक्विवेलेंट, ये कितना होता है बच्चों, ये होता है RL प्लस JXL, और ये कितना होता है, ये होता है R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट, ये होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोग JL I जो लिखते हो, आप लोग काल्पनिक संख्या लिखते समय जो I लिखते हो ना आप लोग, ये वही है। ठीक है, यहाँ हमने J के लिए इसे लिख दिया है, I की जगह J के रूप में लिख दिया, क्योंकि I करंट जो होती है उसे भी I से लिखा जाता है, इसलिए हम लोग इसे किससे लिख रहे हैं, इसे J से लिख रहे हैं। तो ये आपके पास में ZL है, ये ये ZL, और ये क्या है, Z इक्विवेलेंट है। थ्योरम आपको ये बोल रही है कि शक्ति का मान अधिकतम होगा। शक्ति का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। पर ये अधिकतम होगा कब, ये अधिकतम तब होगा जब ये दोनों परस्पर क्या हो, संयुग्मी हो। यानी ZL जो है, ZL इसके बराबर तो होना चाहिए किसके, R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट के क्या होना चाहिए, बराबर तो होना ही चाहिए, पर संयुग्मी होना चाहिए। यानी प्लस का नया होकर के ये किसका होना चाहिए बच्चों, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो आप या तो ये कर सकते हो कि इन दोनों को काम में लो। ठीक है, इन दोनों को काम में लो और शक्ति का मान निकालो, वो शक्ति अधिकतम सिद्ध कर दो, या फिर अधिकतम शक्ति से आप लोग क्या सिद्ध कर दो कि ZL जो है वो किसके बराबर है, इस मान के बराबर है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी टर्म्स मैं हटा रहा हूँ बोर्ड से, और जो सिद्ध करना है सिर्फ उसे रख रहे हैं। देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कि ZL जो है वो किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, तो ZL जो है वो बराबर आना चाहिए इसके R इक्विवेलेंट और माइनस के JX इक्विवेलेंट के। ये आपको क्या करना है बच्चों, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और कब, जब P क्या हो, मैक्सिमम हो। ये वाली कंडीशन जब आप लोग सिद्ध कर दोगे तब अधिकतम शक्ति संचरण थ्योरम क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। पर अभी आपके पास में है क्या, आपके पास में ये कंडीशन है, ZL किसके बराबर है, ZL बराबर है RL प्लस JXL के, और Z इक्विवेलेंट किसके बराबर है, Z इक्विवेलेंट बराबर है R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट के। प्रतिबाधा है बच्चों, ये
ठीक है। अभी ये इसके बराबर है, आपको ये वाली टर्म क्या करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट आई की। किसकी बात कर लेते हैं, जो सर्किट थोड़ी देर पहले बनाया था उस सर्किट में से जाने वाले करंट की बात कर लेते हैं। बच्चों सर्किट में सिर्फ एक तो इक्विवेलेंट लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रतिबाधाएं लगी हुई है, यहाँ जेड इक्विवेलेंट और यहाँ क्या है, जेड एल। इसमें से कितनी करंट जाएगी बच्चों, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। वी की जगह क्या आएगा बच्चों, वी की जगह आएगा ई इक्विवेलेंट। बाद में जितना प्रतिरोध है वो आता है, यहाँ पर प्रतिबाधाएं, दो प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो क्या आएगा, जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या आएगा, जेड एल प्लस का जेड इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। मान रख देते हैं बच्चों इसमें, देखिए मान रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं, जेड एल का और जेड इक्विवेलेंट का मान रख देते हैं। जैसे ही आप लोग मान रखते हो आई का मान क्या आता है, आई इक्वल ई इक्विवेलेंट जेड एल का कितना है, आर एल प्लस जे एक्स एल, ये मान है। और प्लस का जेड इक्विवेलेंट का कितना है बच्चों, जेड इक्विवेलेंट का है आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, ये जो मान है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। कॉमन आ रहा है बच्चों दोनों टर्म में से जे, तो जे को कॉमन लेते हैं और बनाते हैं आई इक्वल ई इक्विवेलेंट आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस जे, और ये क्या बनेगा, एक्स एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। ये टर्म बनती है किसकी, आई की। जब P का मान ज्ञात करेंगे, P इक्वल क्या होता है, P इक्वल वी आई होता है, और सोल्व करने के बाद में P इक्वल आई स्क्वायर आर बी होता है। P इक्वल बच्चों वी आई होता है और P इक्वल आई स्क्वायर आर बी होता है। तो हमें आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला काम में लेना है, क्या लेना है, आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और आर की जगह आप लोगों को क्या काम में लेना है, आर एल काम में लेना है। P इक्वल क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर एल बनेगा, ठीक है। तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं आई का, यहाँ पर आई का मान रख देते हैं ये यहाँ से। तो P इक्वल देखिए क्या बनता है, P इक्वल बनता है ई, इसकी स्क्वायर बनेगी, ठीक है, आर एल इसके साथ में है, ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे टर्म लिखी गई है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, पर ये एक समिश्र संख्या है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी अलग से स्क्वायर होगी और इसकी क्या होगी, अलग से स्क्वायर होगी। तो यानी ये बनेगा एक्स आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट, इसकी स्क्वायर प्लस का, और ये क्या बनेगा, एक्स एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट और इसकी स्क्वायर, ठीक है। समिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जो होती है उनका वर्ग कैसे करते हैं आप लोग देख लेना, और अगर नहीं देखते हो तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, इसका अलग से वर्ग हो जाता है, इसका अलग से वर्ग हो जाता है, ठीक है। ये जे वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ये इसका वर्ग हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी है, कौन सी, अधिकतम शक्ति वाली कंडीशन लगानी है। अधिकतम शक्ति जब होगी तो बच्चों अधिकतम शक्ति के लिए इन दोनों टर्म को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना इनको जीरो कर सकते हो ना इनको हटा सकते हो यहाँ से। अब देखिए ये दोनों टर्म भी यहाँ से नहीं हटेगी, पर ये दोनों देखिए अधिकतम शक्ति के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कौन जीरो होना चाहिए, एक्स एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट, और ये क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। इनके होल स्क्वायर जीरो होने चाहिए बच्चों, होल स्क्वायर जीरो होने का मतलब ये टर्म दोनों क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए बच्चों। इसका मतलब हुआ कि एक्स एल जो है वो किसके इक्वल है, माइनस के एक्स इक्विवेलेंट के इक्वल है, ठीक है। एक्स एल जो है वो क्या है, माइनस के एक्स इक्विवेलेंट के इक्वल है। यहाँ से एक्स एल जो है, ये एक्स एल, ये वाला एक्स एल, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, पर किसके साथ में, माइनस के साथ में। तो इतना तो ये सिद्ध हो गया ये वाला पार्ट कि ये मान जो है वो कितना आएगा, ये मान जो है वो आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक्स एल किसके इक्वल है, माइनस के एक्स इक्विवेलेंट के इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोग इसे अगर थोड़ा थोड़ा करके सोल्व करना चाहो आधा आधा, तो एक्स एल की जगह आपको क्या लिख देना है, माइनस का एक्स इक्विवेलेंट लिख देना है। तो जेड एल इक्वल आर एल माइनस एक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा जे के साथ में। आगे वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा, साथ में आर एल आएगा। अभी तक क्या आएगा, आर एल। अब अपने बराबर सिद्ध करना है आर एल और आर इक्विवेलेंट को। तो थ्योरम का आधा पार्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आगे देखिए, ठीक है, यहीं पर सोल्व कर देता हूँ अभी थोड़ा इसे। आगे देखिए, अपने अधिकतम मान सिद्ध करना है किसका, पी का। पी का अधिकतम मान सिद्ध करना है, या फिर आप लोग आगे वाली टर्म को काम में लेकर के पी को अधिकतम सिद्ध कर दो। दूसरा आपके पास में तरीका होता है
कि अधिकतम मान को लेकर के आप लोग ये सिद्ध करते हो। तो दूसरा तरीका काम में लेंगे, अधिकतम मान को लेकर के इसे हम लोग क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। अधिकतम और न्यूनतम आप लोग जानते हो, उच्चिष्ट निम्निष्ट याद करते समय क्या करते हैं, पहले अवकलन करते हैं, फिर उसका दूसरा अवकलन करते हैं। पहला अवकलन करेंगे तो आपको पता लगेगा वैल्यू या तो अधिकतम आएगी या क्या आएगी, न्यूनतम आएगी। यहाँ आपको पहले से पता है कि मान क्या आने वाला है, अधिकतम आने वाला है, क्योंकि अधिकतम को लेकर के हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि जब शक्ति अधिकतम होगी, यानी अधिकतम शक्ति वाली कंडीशन सबसे पहले लगा रहे हैं, और सेकंड कंडीशन क्या बन करके आनी चाहिए, दोनों संयुग्मी होने चाहिए। तो शक्ति अधिकतम आएगी तो दूसरा अवकलन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसका पहला अवकलन करना है, किसका, शक्ति का। ठीक है, और किसके सापेक्ष करना है, आर एल के सापेक्ष करना है, और ये कितना आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टर्म हटने के बाद में यहाँ बचता क्या है, पहले p का मान देख लेते हैं। तो p का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हो, p इक्वल बचता है ई स्क्वायर इक्वलेंट, और आर एल भाग में क्या आता है, भाग में आता है आर एल प्लस का आर इक्वलेंट और इसकी होल स्क्वायर। ये बचता है आपके पास में, सिर्फ इतना बचता है, ये वाला ई स्क्वायर इक्वलेंट आर एल बटा आर एल प्लस आर इक्वलेंट इसकी होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर इसका फर्स्ट अवकलन करना है, और वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अवकलन करते हैं इसका। ठीक है, ये वैल्यू सबसे पहले यहाँ रखेंगे, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि इसे ऊपर ले जाऊँ, यानी d बटा डी आर एल कर रहे हैं, d बटा डी आर एल कर रहे हैं, और इसे तो मैं लिख रहा हूँ ई स्क्वायर इक्वलेंट आर एल। ये एक टर्म बना रहा हूँ, ये दूसरी टर्म बना रहा हूँ, आर एल प्लस आर इक्वलेंट और इसकी पावर -2, कितनी, इसकी पावर -2, और बराबर कितना, 0। ठीक है, बराबर 0। इसके बाद में बिल्कुल लास्ट में लिखूँ मैं, तो आर एल प्लस आर इक्वलेंट और इसकी पावर बच्चों कितनी, -2। इसे ऊपर ले गए तो पावर किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। यहाँ पर u डॉट वी लगा दो, u डॉट वी लगा दो। ठीक है, या फिर किसी को इसको u ले लो और इसको v ले लो। एक बार के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले u डॉट वी में लगाते हैं, तो इस टर्म को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और किसका करते हैं, इस टर्म का अवकलन करते हैं। तो इस टर्म का अगर अवकलन किया जाए तो कांस्टेंट किसे माना है, आर एल प्लस आर इक्वलेंट इसकी पावर -2। इसे तो क्या माना है हम लोगों ने, कांस्टेंट माना है। और अवकलन किसका किया है, सिर्फ इस आगे वाली टर्म का किया है। आगे वाली टर्म का अवकलन करें तो ये आएगा ई स्क्वायर इक्वलेंट। ठीक है, आर एल का, आर एल के सापेक्ष अवकलन करोगे कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्लस, ठीक है, प्लस नीचे लिख देता हूँ इसके। अब आपको क्या करना है, इस टर्म को नियत मानना है, किसको, ई स्क्वायर इक्वलेंट आर एल, इसे क्या मानना है, नियत मानना है। ठीक है, ये x की पावर -2 के तरीके से अगर करें तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा क्या, -2 सबसे पहले लिखा जाएगा, और इस टर्म का अवकलन होगा आर एल प्लस आर इक्वलेंट, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, -3 बन जाएगी। x की पावर -2 का करेंगे तो x की पावर -3 आएगी। ठीक है, ये आएगा, और बराबर बच्चों इसके क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका दोबारा भी करो आप लोग तो आर इक्वलेंट का 0 होगा, आर एल का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये टर्म यहाँ पर आपके पास में बचती है। यहाँ पर देखिए अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ई स्क्वायर इक्वलेंट यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। ये टर्म जो है वो यहाँ से क्या बन करके आ रही है, कॉमन बन करके आ रही है। कॉमन लो तो भी ठीक है, अगर एक बार थोड़ा और आगे लिख कर जाना चाहो तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, ई स्क्वायर इक्वलेंट अपॉन आर एल प्लस आर इक्वलेंट और इसकी पावर 2, इसे इसके भाग में लिख दिया। ठीक है, अब ये -2 है तो -2 लिख देता हूँ, और ये क्या है, ई स्क्वायर इक्वलेंट आर एल, और इसे भाग में लिख देता हूँ किसे, आर एल प्लस आर इक्वलेंट, और 3 बराबर कितना बच्चों, 0। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा बच्चों आर एल प्लस का आर इक्वलेंट और इसकी पावर -3। ये क्या आएगा, इसका एलसीएम है। ये इससे कटेगा, सिर्फ कितना बचेगा, तो ये बचेगा ई स्क्वायर इक्वलेंट और आपके पास में बचा आर एल प्लस आर इक्वलेंट, इतना ही बचा। ठीक है, और माइनस का बच्चों देखिए क्या आएगा, ये तो इसे पूरा ही कट जाएगा, माइनस का आएगा 2 ई स्क्वायर इक्वलेंट आर एल बराबर 0। ठीक है, ये टर्म आपके पास में बचती है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, इसे 0 में भेज देना है। ठीक है, ई स्क्वायर इक्वलेंट आपका कॉमन आ जाएगा, और जो कटता है उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे बचा देंगे। ठीक है, ये देखिए देखिए यहाँ पर अपने क्या करेंगे, इसे तो हटा रहा हूँ मैं, इसको इसे 0 में भेज देंगे बच्चों, तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से ई स्क्वायर इक्वलेंट को दोनों से क्या करता हूँ मैं, कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा ई स्क्वायर
इक्विवेलेंट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है बच्चों, अंदर बचा है आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ये आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और साथ में देखिए बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा, ये 2 आएगा और ई स्क्वायर इक्विवेलेंट कॉमन में चला गया, क्या आया आर एल और बराबर कितना बच्चों, बराबर 0, ठीक है। तो ई स्क्वायर इक्विवेलेंट बच्चों ये तो 0 है नहीं, ठीक है, यानी ई स्क्वायर इक्विवेलेंट, या आप बोल सकते हो ई इक्विवेलेंट तो 0 होगा नहीं, क्योंकि सभी जो आपके वोल्ट का स्रोत लगे उनकी जगह हम लोगों ने सिर्फ क्या लिया है, ई इक्विवेलेंट लिया है, तो ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती। तो इसका मतलब जो बाकी जो वैल्यू बची है ये वैल्यू क्या है आपकी 0 है, यानी जो ब्रैकेट में लिखा गया है आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट और माइनस का 2 आर एल, ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी गई ये वैल्यू क्या है 0 है, ये वैल्यू कितनी है 0 है। यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट बचेगा, एक तो आर इक्विवेलेंट, और इन दोनों में से घटाएंगे तो सिर्फ आर एल बचेगा और बराबर कितना बचेगा 0, यानी आर इक्विवेलेंट आपका बराबर है बच्चों किसके, आर एल के, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आर एल बराबर है किसके, आर इक्विवेलेंट के। तो ये 2 रिजल्ट आ गए, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जेड एल है, इसकी जगह वैल्यू रख दो बच्चों जेड एल, आर एल का मान कितना आएगा, आर एल का मान आएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, और जे आपका यहाँ पर लिखा ही गया, जे को पहले लिख देता हूँ, और एक्स एल जो है बच्चों किसके बराबर है, माइनस के एक्स इक्विवेलेंट के, माइनस के एक्स इक्विवेलेंट के बराबर है। अब देखिए बच्चों सिद्ध क्या करना था, जेड एल बराबर आर इक्विवेलेंट माइनस का जे एक्स इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार अधिकतम शक्ति संचरण थ्योरम जो है वो सिद्ध हो जाती है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।